वो तो मेरे एक भाई की तरह है, मैं उनसे जाए जैसी बात कर सकता। सर, जब बचपन की बात करें तो आपका पहला कदम क्या रहा सर राजनीति के ऊपर? बात बताओ, आपके बोले बेटी है, बोले हाँ है। तो आपको कांग्रेस का अंदर जाने का क्यों मूड में नहीं आया? आपने बीजेपी को क्यों चुना वो सर? कहावत है ना, सभी आदमी एक जैसे नहीं होते। डीजे तो बंद होना चाहिए जी। देखिए, डीजे तो मैं समझता हूँ कि हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी कुरीति है। आप मूवीज वगैरह देखते हैं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय पाल सिंह और आज मैं आ चुका हूं भीम। आज मैं आप सभी लोगों को मिलवाने वाला हूं भीम के एमएलए श्रीमान हरी सिंह जी रावत, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज मैं आप सभी लोगों को कराने वाला हूं रूबरू इनसे, इनके जीवन परिचय के ऊपर। सर, मैं आपको पहले तो बहुत सारी बधाई देता हूं। आपने भीम विधानसभा में बहुत भारी बहुमतों के साथ विजय प्राप्त की और सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, जब वक्त के दौरान में आप एक अच्छे सक्षम राजनेता हैं, आप एक सफल राजनेता हैं। सर, जब बचपन की बात करें तो आपका पहला कदम क्या रहा सर राजनीति के ऊपर? क्या आपने सोचा कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए? पहला कदम आपकी जिंदगी का क्या रहा राजनीति की ओर? राजनीति से तो मेरे कोसों कोई लेना देना था नहीं जी। ये तो मैं 2003 में राजनीति में आया हूँ जी। उससे पहले तो मैं तो एक बिजनेसमैन था और बिजनेसमैन हूँ अभी भी। मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस है, मैं गुजरात बॉम्बे बेस्ड हूँ। मुझे 2002 में भैरू सिंह जी शेखावत मुझे इस पॉलिटिक्स में लाए। आपको ध्यान होना चाहिए, राजस्थान में 1947 से लेके 2002 तक मतलब 57 साल तक केवल यहाँ पे कांग्रेस का राज रहा है जी। तो अपने भैरू सिंह जी शेखावत में दिमाग ये था यार कि भीम एक ऐसी सीट है जो आज तक कभी बीजेपी खाता नहीं खुला है जी। तो उन्हें किसी सोच द्वारा पता चला भाई हरी सिंह एक ऐसा माध्यम है, अगर उसको अगर आप पॉलिटिक्स में लाओगे तो वो भीम में आपका खाता खोल सकते हैं। तो मुझे ये जब बारिश का समय था तो मैं बॉम्बे, मेरे पोर्ट में लोडिंग चल रही थी। उस वक्त मेरे मित्र है उदयपुर में, जो उस वक्त चेयरमैन हुआ करते थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो बोले यार, बोले कि आपको भैरू बाबा मिलना चाहते हैं। मैं कहा मुझे भैरू बाबा क्या, मैं समझ ही नहीं पाया भैरू बाबा कौन है जी। फिर उन्होंने युधिष्ठिर कुमावत करके वो चेयरमैन थे वहाँ पे जी। तो उन्होंने बोले अरे यार, लोग पॉलिटिक्स में कई बार पीढ़ी गुजर जाती है, चांस मिलता नहीं है, लेकिन आपको आगे होकर भैरू सिंह जी आपको निबंध देता, आपको आना चाहिए। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, आप कहते हो मैं आता हूँ। तो फिर मैं रात को वहाँ पहुँचा, तो फिर रात को करीब उस दिन फ्लाइट भी लेट होगी, 11:30 पहुँचा वहाँ पे। तो पहुँचा भैरू सिंह जी ने मुझे यही बोला कि अरे भाई हरी सिंह जी आपको पॉलिटिक्स में आना। तो मैंने कहा मुझे पॉलिटिक्स में आना तो मैं बहुत पहले आया था, मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस करता हूँ, मैं उसमें खुश हूँ। कहा नहीं आपको पॉलिटिक्स में आना है। तो मैंने कहा मुझे समय दीजिए 1 महीने भर का। बोले समय क्या? बोले मैं बोल रहा हूँ बस आपको पॉलिटिक्स में आना है। तो मैंने कहा साहब मैं समय दीजिए। बोले मैंने कहा साहब आप तो कुछ दिन में, मैं सुना आप तो उपराष्ट्रपति बनने वाले हो जी। तो मैंने उपराष्ट्रपति बनकर चले गए। तो मैं पॉलिटिक्स, मैंने कहा मेरा यहाँ पे कौन धनी धोरी होगा जी जी। तो बोले हरी सिंह जी एक बात बताओ, आपके बोले बेटी है? बोले हाँ है। बेटी की शादी होगी? मैंने कहा हाँ शादी हो गई। तो आप बताओ, आप बेटी की शादी कर रहा, वो पियर को मुँह छोड़े क्या? नहीं छोड़े। बोले साहब नहीं छोड़े। तो बस ठीक है, तो फ्रंट वालों गेट है वो जनता के वास्ते भी, और पाछे वालों गेट घर वाले वास्ते। तो पाछे वालों गेट आप हमेशा खुली रही। तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, टिकट दिलाया मुझे, और स्पष्ट है कि 2003 से फिर मैं पॉलिटिक्स में आया और प्रथम बार मैंने विजय प्राप्त की। और उसके बाद फिर जनता का ऐसा प्यार प्रेम सहयोग रहा कि मैं कंटिन्यू 3 बार विधायक रहा, और 2003 से लेके मैं 18 तक रेगुलर विधायक था, और 18 में मैं 17.5 वोट से लूज़ कर गया था। वो भी मेरा एक मंडल से खड़ा होने की वजह से, जिसको मैंने अंडरस्टेट काउंट किया, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा लूज़ कर गया। लेकिन इस बार वापस आपको जनता ने मुझे मौका दिया, और जो इन्होंने 5 साल का कार्यकाल था, इन चोरों ने क्या विकास, क्या इन्होंने भीम देवगढ़ का सत्यानाश किया, भूख भ्रष्टाचार का आतंक फैलाया, तो जैसे दुखी होकर पब्लिक ने वापस मुझे मैंडेट दिया, और 32,000 वोट से मैं लगभग उन्हें जीत के आया जी। सर, आप एक राजनीतिक परिवार से पहले से ही ताल्लुकात रखते हैं सर, वो कांग्रेस से जुड़ाव रहा, तो आपको कांग्रेस का अंदर जाने का क्यों मूड में नहीं आया? आपने बीजेपी को क्यों चुना सर? आप कांग्रेस में भी जा सकते थे। देखिए, बीजेपी एक जो है, मैं समझता हूँ एक हिंदू पार्टी है और देश के स्वाभिमान और देश के बारे में सोचती है जी। तो मैंने ये सोचा यार, जो पार्टी अपने देश हित में सोचती है, जो हिंदुत्व की सोच रखती है, तो आज हमारा भारतवर्ष, तो आज देखिए पूरे विश्व में अगर कोई हिंदू की बात करते केवल भारतवर्ष ही ऐसा है जहाँ हिंदुओं का सबसे ज़्यादा बहुल संख्या है जी। तो मैं समझता हूँ क्यों नहीं हमारे भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। तो हमारी सोच के अनुरूप हमारे जैसे संघ पृष्ठभूमि के लोग, या हमारा संघ है, या हमारे हिंदुत्व की भावना रखने वाले लोग हैं, सब इसमें प्रयत्नरत हैं।
तो हम भी, मैंने कहा चलो इसमें सोने में सुहागा। तो मैं चाहता हूँ चलो एक हमारा हिंदू राष्ट्र बने और हमारे वापस पुणे कहा करते हैं ना, हिंदुस्तान में किसी जमाने सोने की चिड़िया थी, विश्व गुरु था और था को है में परिवर्तन करना। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने तो आज हमारे पूरे देश का आबोहवा बदल चुकी है और बल्कि यही नहीं बल्कि विश्व में हमारा डंका बज रहा है। जी तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने एक अपना अथक प्रयास करके आज हमारी भारतवर्ष को कहाँ से कहाँ ऊंचाई उन्होंने तक ले गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा जो निर्णय था एक बहुत ही फ्रूटफुल निर्णय रहा, जिसकी वजह से आज हम ये इस हिंदुत्व को देखते हुए आज हमारा भारतवर्ष बहुत आगे बढ़ रहा है। इस सोच से हमने ये काम किया। जी, मैं काफ़ी बार क्या है हमारे क्षेत्र के अंदर भ्रमण करता रहता हूँ। मैं स्कूलों में भी जाता हूँ, बच्चों से भी मिलता हूँ, बुजुर्गों से भी मिलता हूँ। मैं अक्सर बच्चों से बात करता हूँ तो बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, ऑफिसर इन सब पे फोकस करते हैं। कोई राजनेता बनने पर फोकस नहीं करता। उनसे जब राजनीति की बात करते हैं तो उन्हें अजीब लगता है, वो उस चीज़ को बहुत गलत बताते हैं, राजनीति को बहुत गलत बताते हैं। आप क्या विचार रखते हैं कि बच्चों के अंदर राजनीतिक गुण में उनके अंदर एक गलत छवि किस प्रकार पड़ गई राजनेताओं को लेकर के? राजनेताओं का देखिए वो कहावत है ना, सभी आदमी एक जैसे नहीं होते। ठीक है, कुछ 100 में कोई एक आदमी ऐसा होगा जो ऑप्शन है जिसकी वजह से ये राजनीति बदनाम हुई है। बाकी राजनीति अच्छे लोग भी है। आज हमने तो देखिए जब 2003 में आए तो हमने विजन लिया। विजन ये लिया कि जैसे इस धरती पे जन्म लेने वाला व्यक्ति है उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको शिक्षा मिले, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार मिले और उसी को मैंने मद्दे रखते हुए मैंने काम किया। तो जब सर्वप्रथम जब मैं भीम आया तो जब मैंने देखा यहाँ की भौगोलिक स्थिति या सामूहिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, तो मैं देखा मेरा भीम क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो क्यों ना मैं जो एक महत्व आवश्यकता है शिक्षा को, तो शिक्षा को महत्व देते हुए मैंने प्रथम बार जब मैं विधायक बना तो मैंने भीम में राजकीय महाविद्यालय खुलाया और सेकेंड फेज में पुणे मैंने देवगढ़ राजकीय महाविद्यालय खुलाया। तो मेरा ये था कि जब तक हमारे बच्चे या हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक हमारा सर्वांगीण विकास हो नहीं सकता। जो आज मान लो हम कोई विकास की बातें करते हैं तो विकास का धरातल में तभी उसका सही ढंग से काम होगा कि हमारे समाज या हमारा परिवार पढ़ा लिखा हो। तो उसी दृष्टि से हमने भीमदेव कॉलेज खोलाई। फिर मैंने दोनों जगह पे जैसे हमारे समाज के बच्चे काफ़ी मतलब अनपढ़ है, हमारे मतलब सक्षम नहीं है, तो हमने कस्तूरबा विद्यालय खुलाया, भीम में खुलाया, देवगढ़ खुलाया। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे 100 बच्चे हमारी जिनके माँ बाप नहीं है या किसी बाप है तो माँ नहीं है, माँ है तो बाप नहीं है, तो ऐसे बच्चों को हमने हॉस्टल में भर्ती कराया। तो आज उन बच्चों को हमने सक्षम बनाया और उसी दृष्टि से हमने हॉस्टल बनाया। और साथ साथ ही जो शिक्षा को महत्व देते मैंने हर गांव स्कूल खुलाई। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँ हमारी वसुंधरा जी को, जिन्होंने बिना किसी के कहे हर पंचायत हेडक्वार्टर 12th स्कूल खुला है। 12 स्कूल खोलने से क्या बच्चों का एक सर्वांगीण विकास हो, बच्चों को आज अच्छी शिक्षा मिले। तो इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत अच्छा एक साधन हुआ शिक्षा का। वसुंधरा जी ने भी आपका बहुत अच्छा सपोर्ट किया और उनकी दृष्टि से हमने अच्छा काम किया। और फिर शिक्षा की दृष्टि फिर सेकेंड फेज में मैंने लिया इलेक्ट्रीफाई। आज हमारा मंगरा क्षेत्र है, बिजली नहीं होने की वजह से हर गांव ढाणी को हमने बिजली जोड़ने का मैंने भरसक प्रयत्न किया और हमेशा लाइट की फ्लेक्सिंग रहती थी। तो 132 kV जीएसएस मैंने प्रथम बार देवगढ़ में प्रारंभ किया। इस बार मैंने ये सामने वो जीएसएस मैंने बनाया जो आज 132 kV जीएसएस। तो मैं समझता हूँ कि अब ज़्यादा हमारी समस्या नहीं और वहीं तक मैं नहीं रुका हूँ। इसके अलावा हर 5 पंचायतों पर मैंने 33 kV जीएसएस और बनवाया और हर गाँव ढाणी को मैंने इससे बिजली जोड़ा। चाहे 10 किलोमीटर था और मान लो 10 लाख भी देने पड़े, 5 लाख भी देने पड़े, तो मैंने मेरे मत से देख के भी मैंने इलेक्ट्रीफाई किया। हर घर को मैंने इलेक्ट्रिसिटी जोड़ा है। थर्ड फेज में फिर मैंने सोचा रोड कनेक्टिविटी, हर गांव को मैंने पीएमजे से रोड सड़क से जोड़ा, हर गांव को जोड़ा है। और हर एक गांव को हमारे मुख्यमंत्री जी वसुंधरा सिंधिया जब थी गौरव पथ के माध्यम से हर एक गांव को 1-1 किलोमीटर का रोड दिया। और हर छोटे मोटे ढाणी में सीसी रोड, ब्लॉक रोड करके कोई भी छोटा मोटा गांव ऐसा नहीं वंचित नहीं रहा जो मैंने इसको सड़क से नहीं जोड़ा, सबको सड़क जोड़ा। और इसी अनुसार फिर धीरे धीरे पेयजल की व्यवस्था, पेयजल जैसे पहले मैंने चंबल की योजना बनाई थी लेकिन मेरा कार्यकाल पूरा हो गया तो मेरा पूर्ण हो नहीं सका। लेकिन उससे पहले मैंने भोमादेव से भीम को मैंने जोड़ा है। तो भोमादेव 22 किलोमीटर की मैंने लाइन डालकर आज भीम और भीम के बीच में जो 26 गांव जो पड़ते हैं ऑन रूट उनको मैंने पेयजल की व्यवस्था की है। और अभी चंबल का पानी पूर्ववर्ती सरकार की 2020 में घोषणा की थी लेकिन क्रियान्वित नहीं कर पाया। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ इस बार इसको पेयजल की योजना लागू करके और आने वाले 2-2.5 साल में चंबल का पानी मैं भीम देवगढ़ में पिलाऊंगा, ये मेरा वादा है और ये मैंने जनता से प्रॉमिस किया, इसको मैं पूर्ण करूंगा। अभी सर पिछले चुनावों में हमने सुना आप पूर्णतः रूप से शाकाहारी हैं।
आपको भोजन में कौन कौन से व्यंजन है, कौन से पकवान है जो ज़्यादा अच्छे लगते हैं आपको? मैं हरी सब्जी ज़्यादा पसंद करता हूँ जी। और वैसे तो मैं सब्जियों में मैं देखता हूँ कि मैं ऑर्गेनिक सब्जी लेता हूँ। मेरे खुद के फार्म हाउस पे जी। दूध घी सब्जियाँ मेरे खुद की ऑर्गेनिक सब्जियाँ मेरे खेतों से, और मेरी मिसेज को भी बहुत शौक है सब्जियों का। जी। तो मेरे खुद के एक किचन गार्डन बना रखा है मेरी मिसेज ने। तो हमारे हम सब सब्जियाँ हमारे घर में पैदा करते हैं। ऑर्गेनिक सब्जियां ही खाते ऑर्गेनिक हैं आप? सब्जी हम खाते हैं जी। और आपको ज़्यादातर कौन सी सब्जी अच्छी लगती है ज़्यादा? ऐसा बात? पत्तों की सब्जी है। अच्छा। जो भी पत्ते की सब्जी है, पालक है, बथुआ है, जी। मेथी है, जी। जो पत्तों की सब्जी हम लाइक करते हैं खाते हैं हम लोग। जी। अभी हमारे क्षेत्र विशेष की बात करें तो अभी हमारे क्षेत्र में काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे गांव हैं बहुत सारे जिनमें डीजे बैन हो रखे हैं। आपको क्या लगता है ये सही है या गलत है? गलत है तो क्यों है, और सही है तो क्यों है? आप इस पे अपनी राय क्या रखते हैं? डीजे तो बंद होना चाहिए जी। देखिए, डीजे तो मैं समझता हूँ कि हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी कुरीति है जी। इस डीजे से क्या है, कई बच्चे भी बिगड़ जी। गए। अच्छा, ये डीजे क्या होता है, आज जो एक गरीब तबके के लोग हैं जी। डीजे लाते हैं, तो डीजे में देखिए करीबन इससे मतलब एक मैं समझता हूँ कि हर चीज, चाहे आप किसी इंडस्ट्री से ले लीजिए, ये मैं समझता इसके लिए समाज के लिए बुरा असर पड़ता है। बच्चे इसमें अगर डीजे आता है, मान लो 50,000 डीजे लाते तो 50,000 की शराब भी लेके आता हूँ, तो शराब सेवन से हमारे बच्चे भी बिगड़ते हैं, हमारी फैमिली बिगड़ती है। मैं समझता हूँ कि ये तो हमारे लिए अभिशाप है और इसको तो मैं पसंद नहीं करता। इसको हमने हर कोशिश की इसको बंद करने की, और बंद करेंगे हम इसको। जी। अभी सर, आप अपने क्षेत्र विशेष में आप कौन कौन सी ऐसी मुख्य समस्याएं देखते हैं, और उन समस्याओं के लिए आपकी टीम जो मिलकर के समाधान ढूंढ रही है वो कौन कौन सी समस्याएं और किस किस प्रकार के समाधान आप ढूंढ निकाल चुके हैं अभी तक? देखिए, मेरा क्षेत्र जो पिछड़ा क्षेत्र है, तो सबसे बड़ी तो मेरी ये है कि भाई यहाँ हमारे बच्चे रोजगार मिले। जी। इसके लिए मैंने ITI का मैंने स्थापना की है। जी। और लास्ट में मेरे कार्यकाल में की थी। इस सरकार ने क्या किया, तो अंधी बेरी सरकार थी, उन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया। लेकिन वापस अभी मैं आया हूँ, जनता ने मुझे वापस मैंडेट दिया है, तो सबसे पहले मैं ITI का यहाँ स्थापना करूंगा, ताकि इस ITI से जो भी हमारे बेरोजगार पढ़े लिखे हैं उनको जो उनको रुचि अनुसार उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और ताकि आत्मस्वावलंबी हो सके बच्चे हमारे। और तो उस टाइप का मैंने एक ITI का वो करा। दूसरा, हमारे बच्ची डिफेंस में जाने में काफ़ी इंटरेस्टेड है, तो हमने लास्ट टाइम भी मैंने हर पंचायत हेडक्वार्टर पे एक मैंने ट्रेनिंग का वो बच्चों के लिए, तो मैंने ये क्या बोलते हैं अपना, हर पंचायत हेडक्वार्टर पे हमने खोला भी ट्रेनिंग बच्चों को। ये क्या, जैसे अच्छे दौड़ रनिंग ट्रैक बनाना है, और जैसे बच्चों को दौड़ लगाना है, या इस टाइप की। जो अभी मैं देख रहा हूँ कि वापस मेरी करीब 30-35 बीघा जमीन यहाँ अलॉट है भीम में, तो वहाँ पे मैं एक ट्रेनिंग कैंप चालू करना चाह रहा हूँ, जो एक्स फौजी है, जो उनके माध्यम से, ताकि जो होनहार बच्चे हैं उनको वहाँ रख के मैं 2 महीने 3 महीने ट्रेनिंग दूँ, ताकि वो बच्चे अपना मतलब पार्टिसिपेट करके डिफेंस में जा सके। ऐसी मेरी सोच है, सपना, इसको मैं साकार करूँगा। जी, बहुत अच्छा ड्रीम में प्रोजेक्ट है आपका, और बहुत अच्छी चीज़ पे काम कर रहे हो। हमारे क्षेत्र से बहुत सारे वीर हैं, वीरों की भूमि है हमारी, और मैं भी यही मानता हूँ कि हमारे जो क्षेत्र विशेष में जितने भी युवा हैं उन्हें बढ़ चढ़कर इस चीज़ में मौका मिलना चाहिए। और आप जब बात करें सर, मैं जब ग्राउंड लेवल पे जाता हूँ तो काफ़ी सारे लोग आपको एक हम्बल पर्सन मानते हैं सर। उनको ऐसा लगता है कि आप जब उनसे बात करते हो तो उनसे वो जुड़ाव पाते हैं, जैसे कि वो आपसे ऐसा बोलते हैं कि वो तो मेरे एक भाई की तरह है, मैं उनसे जाए जैसी बात कर सकता हूँ, वो मेरे अपने हैं। इस तरीके के वाक्यांश हमारे सामने आते हैं। तो आप लोगों से इतना अच्छा जुड़ाव किस प्रकार बना पाते हैं? मैं देखो डाउन टू अर्थ व्यक्ति हूँ जी। मैं कोई MLA बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं बन गया जी। मैं एक समाज का व्यक्ति हूँ, और समाज में मैंने कोई जात पात से ऊपर उठे मैं काम करता हूँ। मेरे पास 2 ही जात है, एक स्त्री और एक पुरुष। इसके अलावा मेरे पास कोई जात पात नहीं है। उसी अनुसार मैं, चाहे किसी परिवार में गमी हो, चाहे खुशी का माहौल हो, मैं हर एक में पार्टिसिपेट करता हूँ, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। मेरे लिए कोई गरीब अमीर मायना रखता, मेरे व्यक्ति विशेष मायना रखता है। हर परिवार का सदस्य है, चाहे किसी जात धर्म का हो, मैं उनके परिवार में जाता हूँ, चाहे कोई प्रोग्राम्स हो मैं अटेंड करता हूँ। तो यही वजह से आज मेरी पब्लिक मेरे साथ जुड़ी हुई है जी। और बाकी जो भी कोई कामकाज होता है तो मैं निष्पक्ष करता हूँ। जीतने के बाद मेरे पास कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं होती जी। उसके बाद केवल मैं हूँ, जनता है जी। तो उसके बाद उसी अनुरूप में काम करता हूँ। और काम की दृष्टि से तो आज जैसे हर समाज को क्या क्या वहाँ की महत्व आवश्यकता है, और उसी अनुसार देख के मैं काम करता हूँ और उसी अनुरूप मैंने काम किया है। जी। अभी अगर हम पिछले गत वर्ष के चुनाव इलेक्शंस की बात करें तो उसमें ऐसा कुछ निकल के आया था कि लोग कह रहे थे कि सुदर्शन सिंह जी बहुत अच्छे डेवलपमेंट कार्य करता है, पूरा का पूरा मतदान, पूरा का पूरा वोट उन्हीं को मिलेगा, वही जीतेंगे। पर आपने
आखिरी वक्त में पूरा गेम पलट दिया, पूरी तख्ता पलट दी। तो सर मैं जानना चाहता हूँ कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई आपने जो पूरा तख्ता पलट वाला सीन कर दिया आपने? देखिए, ये झूठे वादों की सरकार थी जी। ये इन्होंने भ्रष्टाचार, आतंकवाद, भू माफिया, शराब माफिया, रेत माफिया, जितने माफियाज थे ना इन्होंने पैदा किए। और इनके कार्यकाल में समझता हूँ कम से 8-10 हत्या हो चुकी है। जिसका जीता जात का उदाहरण है, एक मंदिर में खुद जाके पुजारी को बेदखल करके, अगर वो बेदखल नहीं होता तो पेट्रोल डलवा के मरवा देता है। और 2 बच्चे जो बेचारे होनहार बच्चे थे, जवान बच्चे थे, उनको एक प्रलोभन दिया रेत माफियाओं से कि भाई इनसे वसूली करो, और वसूली के चक्कर में बेचारे वो परेशान हो गए और वो रेत वालों ने आके उनको डंपर से उड़ा दिया। तो 2 बच्चे, एक गुर्जर समाज का और एक इसका मेवाड़ा समाज के 2 बच्चों को भी मरवा दिया। इसके अलावा भू माफियाओं के चक्कर में 7-8 हत्या इन्होंने इसमें करवा दी। तो पब्लिक इस चीज़ों को समझ गई और इनका तो केवल भ्रष्टाचार के अलावा इनका कोई काम था। इनका आका देखो, चाहे आप क्या नाम इनका, ये मुख्यमंत्री गहलोत साहब, इन्होंने इनको खुली छूट दे रखी थी। तो इन्हें बिल्कुल निडर हो गए, इन्होंने भ्रष्ट आतंक फैलाया जिससे लोग त्रस्त थे। और मेरे 15 साल के कार्यकाल में विकास किसको कहते हैं, ये विकास बात है। अरे मैंने कहा भाई मैं आपसे डिबेट कर लेता हूँ, आज आओ मेरे सामने। आपकी 3 पीढ़ी एक तरफ में, अकेला 15 साल में एक तरफ है। इनके दादा विधायक थे, इनके पिताश्री विधायक, खुद विधायक हो, तो 3 पीढ़ी थी। तो इनका 3 पीढ़ी अब एक तरफ है और मेरा 15 साल एक तरफ है। विकास किसको बोलते हैं? केवल कोई कागजों में बोलने से विकास नहीं होता है, कोई घोषणा करने से विकास नहीं होता। विकास धरातल में होना चाहिए। विकास तो उसको कहते हैं, आज मैंने देखिए कहते हैं ना कि हर एक धरती पे जन्म लेने वाले को शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य मिलता और रोजगार मिलना चाहिए। उसी अनुरूप मैंने काम किया जी। सब मैंने शिक्षा के दृष्टि से हर गाँव ढाणी को स्कूल से, मतलब स्कूलों से जोड़ा है। इसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुलवाई, प्राइमरी स्कूल जहाँ जरूरत थी वो खुलाई, कॉलेज खुलाई। तो इन्होंने क्या किया? फिर बिजली मैंने हर गाँव ढाणी बिजली पहुंचाई, पेयजल की मैंने व्यवस्था करवाई, रोड कनेक्टिविटी मैंने दी। तो फिर विकास इसको कहते हैं। तो मैंने कहा भी एक बात बता तो दो मेरे को, विकास 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 होता क्या? विकास की परिभाषा मुझे समझाए। तो इनके सामने कुछ है ही नहीं, जवाब ही नहीं है। केवल खाली थोती घोषणा करना और अखबारबाजी करने से विकास नहीं होता। तो उसका निर्णय मैंडेट दे दिया जनता ने कि 5 साल क्या विकास करा, 15 साल मैंने क्या करा। और जिसका मुझे 82 तो उन्होंने दिया है। लास्ट टाइम मैं समझता हूँ जब प्रथम बार मैं विधायक हुआ तो मैं साथ 20,000 से जीता। इस बार मेरा लास्ट में 32,000 जीता हूँ। तो जनता समझ गई वास्तव में विकास किसने दिया, किसने। खाली थोती घोषणा करने से और लोगों को डर धमका थोड़ी विकास होता है, नहीं होता। बिल्कुल सही स्थिति। बहुत भारी बहुमतों से जीते आप, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल अच्छा रिकॉर्ड तोड़। और जनता जनार्दन, आपको क्या लगता है इनके साथ डिबेट होनी चाहिए क्या? सुदर्शन सिंह जी और हरी सिंह जी के बीच में डिबेट होनी चाहिए? आप लोग मुझे अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सर आप मूवीज वगैरह देखते हैं? कोई मूवी याद आती हो आपको जो थिएटर में जाके आपने पहली बार देखी? नहीं, मैंने मूवी देखना चांस नहीं लगा। नेट तक नहीं आने के बाद तो सुबह से लेकर शाम कब नहीं, मैं आपके जवानी या बचपन के टाइम की पूछना चाह रहा हूँ। पुराने बहुत कम देखा। कोई मूवी याद आती हो आपको जो थिएटर में जाके देखी हो आपने? मुझे ऐसा कोई वो नहीं। मेरे देशभक्ति जैसे रिलेटेड मूवी कोई ऐसा शौक नहीं था, मैं मूवी देखता नहीं था। मैं बिजनेस, पहले तो मैं डिफेंस में किया, फिर आज बिजनेस में लगा। तो मेरा तो टारगेट लेके चलता हूँ, उससे मैं चलता हूँ। बाकी मुझे ऐसा कोई मूवी देखने का शौक नहीं। मूवी वगैरह का शौक नहीं रहा आपको? स्टूडेंट लाइफ में उदयपुर जिला हुआ, तो उदयपुर जिले का सबसे एथलेटिक रहा था 71, 72, 73 तक। जी। आपको कौन से गेम से थे? ऑलराउंडर था मैं। ऑलराउंडर, सभी गेम खेलता था। आपको किस गेम में ज्यादातर ऐसी रुचि आती थी? कोई एक पर्टिकुलर गेम? मेरी कबड्डी है, उसका वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है जी, और हॉकी है। मतलब मैं सभी गेम खेलता था। और इवन एथलेटिक्स था मैं जी। तो उदयपुर डिवीजन का सबसे एथलेटिक रहा 3 साल तक, 71, 77 तक। और मैं डिफेंस में था। डिफेंस में मैं मतलब 5 साल सर्विस करके आया हूँ जी। भजन वगैरह सुनते हैं आप? हमारे राजस्थान के क्षेत्रीय भजन? ऐसा टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा, अगर हम बात करें सर, आप और हम दोनों बैठे हैं, आप भी रावत है, मैं भी रावत हूँ। सर आपको क्या लगता है, हम भीम देवगढ़ के भविष्य की बात करें, अगर फ्यूचर की, तो आपके बाद कौन है जो भीम और देवगढ़ की विधायक की कुर्सी को आपसे बेहतर संभाल सकता है? आपके नज़र में ऐसा कौन सा कार्यकर्ता है या ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपसे बेहतर भीम और देवगढ़ की विधानसभा की कुर्सी को संभाल सकता है? वो तो समय बताया, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। जो भी मेहनत करेगा। फिर भी आपको ऐसा कोई लगता है, ऐसा कोई दावेदार आपकी पार्टी के अंदर, आपकी टीम के अंदर ऐसा है जो आपको लगता है? मैं किसी व्यक्ति से कुछ बोल नहीं सकता, ऐसा बोलना उचित भी नहीं है मेरे लिए। जो समय बताएगा, समय आएगा, ऑटोमेटिक सब जो होगा, काम करेगा, आगे बढ़ेगा, सीधी बात है जी। राजेंद्र मालावत हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने, हालांकि ये जो सवाल है ये किसी और वीडियो इंटरव्यू में पूछा था, मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने। वे कहते हैं कि मैं सरपंच बनना चाहता हूँ, मुझे आप एक कुछ ऐसी टिप्स दें जिनके आधार पे मैं वो गुण अपने अंदर स्थापित करके एक अच्छा उम्मीदवार या एक अच्छा प्रत्याशी बन सकूं गांव के अंदर। तो आप कुछ ऐसी टिप्स देना चाहें हमारे युवा नेताओं को? तो भाई, जनता में संवाद रखे,
और हर व्यक्ति के दुख सुख में शामिल हो जी। और जो भी कोई काम विकास काम हो सहभागी हो करे तो वो ऑटोमेटिक आगे आएगा बढ़ेगा आदमी। जी। एक गांव आते हैं हमारे मोटेड़ा मादेड़ा, आपने को शायद याद हो तो सर, बहुत ही कम आबादी के गांव हैं, अक्सर ये वहाँ से गुजरते हैं, मैं इनको देखता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैंने कहा आज के टाइम में किनको ज़रूरत पड़ती है, एमएलए इतने बड़े बड़े, हालांकि उनके पास में बहुत सारे गांव होते हैं, 2 गांव जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 250-300 की आबादी होगी, वहाँ पे भी इनका कॉन्सेंट्रेट है, वहाँ पे भी ये लोग आते हैं। और सर की मैं बात करूँ वहाँ की, तो वहाँ पे बहुत खतरनाक रेस्पेक्ट है सर के बारे में बहुत सारी बातें आती हैं वहाँ से। मैं जानना चाहता हूँ सर, 2 गाँवों के साथ ऐसा क्या आपका जुड़ाव है पर्सनली? जुड़ाव देखो, मोटेवाल तो मेरी बुआ जी का था। अच्छा। तो बचपन से हमारा जुड़ा था वहाँ पे। अच्छा। तो जब हम गए तो पूरे जंगल में रास्ता था, छोटे थे तो हम वहाँ जाया करते थे जंगल में घूमने के लिए जी। और वहाँ ऊँट में मुझे वहाँ ऊँट हुआ करते थे, तो ऊँट पे बैठने हमें शौक हुआ था, जंगल में घूमते थे तो जाते थे। तो बचपन से मैं जुड़ा वो गाँव है। तो जब फिर मैं आया तो मेरी एक भावना जगी, यार क्यों नहीं इसको हम हर दृष्टि से इसको सक्षम बना। तो वहाँ मैंने सर्वप्रथम बिजली पहुँचाई और स्कूल खुलवाए, पेयजल की व्यवस्था की और लास्ट में फिर जब जंगल होते हुए फिर मैंने वहाँ रोड बनवाया। जी। आज वो क्षेत्र ऐसा है कि वहाँ से थोड़े ही दूर में ब्यावर आ जाता है और थोड़े ही दूर में राजसमंद आ जाता है। पर बात करें डेवलपमेंट की, तो वो पहले हमसे पीछे हुआ करते थे, आज वो हमसे 2 गुना आगे। अगर हम बात करें हमारे क्षेत्र विशेष की, तो हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी बीमारी जो मुझे लगती है वो है बेरोजगारी। हमारे युवाओं ने अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली, हमारे युवाओं ने अच्छी अच्छी डिग्रियां ले ली, पर आज जब उनकी उन डिग्रियों उन पढ़ाई की वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती, अच्छा रोजगार नहीं मिल पाता, तो सर आपकी टीम कुछ क्या ऐसा काम कर रही है जिसके आधार पर उनके रोजगार बीट कर सके, उन्हें नौकरियां मिले, कहीं ना कहीं वे कहीं ना कहीं अपना एक घर परिवार चला सके अच्छे से? तो ऐसी क्या चीजें आपकी सरकार कर रही है सर? ये सरकार वही है ना, मैं ITI का वो कर रहा हूँ। दूसरा मैंने रिको इंडस्ट्रीज खुलवाई है जी। बगगढ़ में। तो रिको इंडस्ट्री भी क्या पहले मैंने खुलवा दी थी, लेकिन क्या बीच में ये सरकार आ गई, भ्रष्टाचारी सरकार, जिससे वजह से कोई भी डेवलपमेंट चाहता है, कोई भी चाहता हम इंडस्ट्री डाल तो वो हाथ बोले इन डाल तो पहले हमें कमीशन दे दो जी। तो कमीशन के चक्कर में लोग कोई या डेवलपमेंट करना नहीं चाह रहे थे, ना आना चाह रहे थे। लेकिन अभी वापस हमारा जो जंगल राज से वापस राम राज्य की स्थापना हुई है, तो मैं समझता हूँ कि हमारा काफ़ी डेवलपमेंट होगा। रिको इंडस्ट्री भी हम लोग डेवलप करेंगे और काफ़ी गुजरात के मेरे फ्रेंड है जो आके यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री डालना चाहते, तो वो इंडस्ट्रीज बनेगी तो मैं समझता हूँ हमारे काफ़ी लोगों को रोजगार मिलेगा जी। अभी भीम देवगढ़ में क्राइम्स बहुत सीन हो रहे थे, तो आप क्राइम्स को लेकर के अपनी क्या गतिविधियां रखते हैं सर? क्राइम में तो हम कुछ लगाएंगे और पुलिस को सजग करेंगे। अभी क्या, अभी तो हम आए, जो मुझे महीना भर ही हुआ है, अब पूरा तंत्र चेंज करेंगे। जो भ्रष्टाचारी जो अधिकारी कर्मचारी उनको यहाँ से रवाना करेंगे। और जो अभी मैंने तो आने के बाद ही बोल दिया भैया, मैंने कहा जिनको भ्रष्टाचार करना है वो भ्रष्टाचारी चला गया, उनके साथ आप भी लोग यहाँ से दफा हो जाओ। और जो अगर जिसको ईमानदारी से काम करना है और जो अपनी मेहनत करे या जो जिस विभाग में वो कर्मचारी है उस विभाग के अनुसार अपना काम करे तो यहाँ रहे, अदरवाइज यहाँ से चलते बने जी। और मैं समझता हूँ कि अगर जो अच्छे काम करेंगे वो रहेंगे, और जो इस टाइप की भ्रष्टाचार के जिसकी आदत पड़ी उनको रवाना करूँगा और अच्छे लोगों को लाऊंगा, ताकि हमारी जनता को एक अच्छी व्यवस्थित सरकार के अनुसार जो भी काम वो काम कर सके वो लोग जी। तो भाई साहब हरी सिंह जी ने तो झाड़ू कटका चालू कर दिया है और बहुत जल्दी भीम में इन सब चीज़ों का सफाया भी होने लग जाएगा। और इसी के साथ हमारे सवाल समाप्त होते हैं। मैं सर आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने कीमती वक्त में आपने इतना सा समय हमारे लिए निकाला और मैं उम्मीद करता हूँ आपने जो विचार रखे हैं उन सब पे आप अमल करें और बहुत जल्दी आप उस जगह को बीट कर पाएँ जी, उस चीज़ को बीट कर पाएँ जिसके लिए आपको जनता ने चुना है। और जनता आप पे पूर्णतः श्रद्धा के साथ में आई है, तो आप भी उनके साथ पूरा श्रद्धापूर्ण काम करें। तो मैं आपको इस वीडियो में कौन सी चीज़ें खास लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो कर दीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ में और जल्दी मुझे बताइए अगला इंटरव्यू किसका लेते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।